जिगर दिल में जगाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने। दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने। बहुत धन्यवाद राधा जी, आपने एक पूरा माहौल बना दिया। और मैं गौतम गोविंदा के गाने पे बाद में आऊँगा। मैं पहले दर्द दिल पे आता हूँ कि जब किशोर कुमार का एरा आ गया, जब ये हो गया कि अब सब तरफ किशोर कुमार हैं, और उस लास्ट फेज में क्योंकि वो नहीं रहे 81 में, रफ़ी साहब को जब आप कर्ज में लेके आए और दर्द दिल दर्द जिगर आपने गवाया, और वो एक माइलस्टोन है। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आर डी बर्मन स्टाइल का म्यूजिक दे रहे हैं, बिल्कुल सब नया तोड़-फोड़ हो रहा है। जब वो नहीं रहे, किन फिल्मों में आपने मोहम्मद रफ़ी को ढूंढा अपने लिए कि काश रफ़ी साहब होते? क्योंकि बाद में पूरी रेperटरी है, मेरी जंग, विधाता, हीरो, और बाद में तो बहुत सारी फिल्में हैं। आपको कब लगा कि एक बहुत बड़ा शाहकार हमारे बीच से उठ के चला गया और इसकी आवाज़ का रिप्लेसमेंट संभव नहीं? आप सबको नमस्कार। मेरे जीवन में रफ़ी साहब का एक बहुत बड़ा अहम स्थान रहा है शुरू से। 3 चैप्टर में बताऊं, बचपन, जवानी और रवानी। क्या बात है। बचपन में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जब मैं छोटा था तो स्कूल में मैंने रफ़ी साहब का एक गाना गाया, तो बहुत तालियां मिली, कुछ ट्रॉफी मिल गई। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। जी, मैं अभी बहुत बेसुरा हो गया हूँ, माफी चाहता, सब खत्म हो गया है। लेकिन वहाँ से मुझे संगीत का और गीत का और गायकों के लिए बहुत बड़ा एक आदर हुआ। और मैं फिल्में भी जब देखता था तो फिल्मों में जो म्यूजिक होता था उसकी तरफ मेरा बहुत अक्सर ध्यान जाता था। फिर हम लोगों ने बड़े हुए तो उन सबको सुना, मुकेश जी को, मन्ना डे को, रफ़ी साहब को, लता जी को, और उनके साथ ही हम बड़े हुए। तो बहुत तमन्ना थी कि एक दिन रफ़ी साहब से मुलाकात होगी। तो मैं इंडस्ट्री में आया, FTI में पढ़ के फिल्में बनाई, कालीचरण, विश्वनाथ, कर्ज, विधाता, नाम लखन, कर्मा, बहुत सी। लेकिन मैं उनको उन दौर में मिला जिस वक़्त शायद उनका जाना लिखा हुआ था और मेरा आना लिखा हुआ था। और मैं इतना खुश था कर्ज में जिस वक़्त लक्ष्मीकांत जी ने ये गीत बनाया, दर्द दिल दर्द जिगर, कि आज तो बड़ी अच्छी मुलाकात होगी उनसे। और मैं स्टूडियो में नॉर्मली रिकॉर्डिंग में सिंगर से पहले पहुंच जाता हूँ, आपसे पहले। तो मेरी गुफ्तगू चलती रहती है म्यूजिक कंपोजर के साथ, ये कैसा होगा, कैसे नहीं होगा। तो गाना तो हमारा बन गया था, ये गज़ल थी, और गज़ल को हमने पॉप रिदम में डाला था, क्योंकि हमें वो फिल्म जो थी थोड़ी पॉप सिंगर की कहानी थी। लेकिन फॉर्मेट उसका गज़ल का ही है, अगर आप दर्द दिल देते। तो हमने रफ़ी साहब को मुलाकात हुई मेरी, मैंने उनके पाँव छुए, तो कहने के नहीं, आपने बाप की पिक्चरें देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं आप। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगा, जो यहाँ लिखा है ना, आसमान से आया फरिश्ता, वैसा ही मुझे लगा था। इतने हम्बल
इतने खुदा के बंदे कि मैं इंडस्ट्री को जानता था कि हमारे सबके अपने अपने कद होते हैं, किसी का बड़ा किसी का छोटा, लेकिन जो हम्बलनेस थी उनकी, जो ऐसा इन्होंने कहा, वो एक अपने आप में एक मिसाल थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्लेबैक सिंगर है उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। सिंगर और प्लेबैक सिंगर में थोड़ा फर्क है। सिंगर जो होता है वो खुल के गाता है, अपने मन से गाता है और अपनी मर्जी से गाता है। कहीं भी बह सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी ठहर सकता है, कहीं भी रुक सकता है। लेकिन जो प्लेबैक सिंगर है उसको सिनेमा के लिए गाना पड़ता है, वो प्लेबैक सिंगर है। उसको मीटर में गाना पड़ता है, उसको ऐसा गाना पड़ता है कि जो गीत लिखा है ये डायलॉग है। जो गीत लिखा है उसके डीपर मीनिंग को समझना पड़ता है, गाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके डीपर मीनिंग को समझ के उसको फील करके तब जाके गाना पड़ता है, ताकि जब वो स्क्रीन पे आए गाना तो ये लगे कि ये व्यथा और ये इमोशन इसी एक्टर की है, जो कैरेक्टर की है, जो गा रहा है। और ये एक बहुत कठिन काम है कि स्टूडियो में रिकॉर्ड किया हुआ गाना फिर पर्दे पे लेके आना और फिर उस एक्टर का गाना, ये सारा जो यात्रा है एक अपने आप में बड़ी नाजुक यात्रा है। और उसमें सबसे पहला हाथ जो होता है वो सिंगर का होता है। जैसे इन्होंने कहा कि आवाज़ गा तो सभी लेते हैं, लेकिन उसको किस अंदाज में गाता है वो गायकी में ही जो बोल हैं या गीत हैं या उसकी जो ट्यून है वो अपने आप में उभर के आती है। कि जब ये दर्दे दिल दर्दे जिगर गाना चल तो जब उन्होंने शुरू किया गाना माइक के ऊपर तो हजारों गाने गा चुके थे और मुझे लगा कि ये गाना मेरा हिट हो गया। पहली लाइन में मेरा दिल खुश हो गया जब उन्होंने सिर्फ इतना गाया, दर्दे दिल दर्दे जिगर, बस, है ना, काफी है ना सर। अभी भी जब ये गाना कभी हम स्टेज पे कभी गाने का मौका मिलता है, यू जस्ट हैव टू से दर्द दिल। अच्छा, मेरे टाइम पे ताली नहीं बजाई आपने, कितने बेशर्म है। मैं छोटा हूँ ना सर, इसलिए मैं उम्र में छोटा हूँ ना, सिंगर आ गया तो फिर कोई बात नहीं, होता है। मैं उम्र में छोटा हूँ सर, इसलिए मेरे मुझे प्यार नहीं होता है। फैंटास्टिक, तो आप मेरा साथ देते रहिए। पहले मैं सोचा था इनको कहूँ, फिर बोला नहीं, इनकी बारी आने दीजिए। मैं आपके साथ भी काफी काम कर चुका हूँ, मैं आपका इशारा समझ चुका था। तो गाने में रूह जो है और जो परफॉर्मेंस आप एक्टर की देखते हैं स्क्रीन पे, खासकर गाते हुए, उसमें सिंगर का बहुत बड़ा हाथ है। सोनू ने भी मेरे गाने गाए हैं, अनुराधा जी ने भी गाए हैं मेरे गाने, और थैंक यू भैया, अपनी जिंदगी बचा दी। तो ये जो मैं सीरियस बात कर रहा था, प्लेबैक सिंगर की चॉइस करते हुए हम डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, लिरिक्स राइटर को बहुत डिस्कशन करनी पड़ती है सर। ऐसा नहीं कि ये एक्टर के लिए कौन सिंगर रहेगा, इसका अंदाज क्या है, इसका गायकी का इमोशन क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, यू नो। ये सर, सुभाष जी आप, मुझे याद है जब इनका मैंने फर्स्ट गाना गाया था, सो इनकी, बिकॉज ही इज फ्रॉम द स्कूल ऑफ एक्सप्रेसिंग, तो मुझे भी जैसे पूरा बताया जा रहा था कि ये गाना शाहरुख खान पे ऐसे होगा, यहाँ पे वो ऐसे करो, इसमें मुझे वो एनर्जी चाहिए। तो ये सब हम क्यों डिलीवर कर पाए? क्योंकि हमारा गुरु मोहम्मद रफ़ी थे, तो हमने सीखा था कि वो कैसे, वो होते तो इस पर क्या करते, तो उस्ताद क्या करता तो चेला उससे थोड़ा सा करके सीख के वो कर गया। मुझे एक बात याद है कि मैं एक फिल्म बना रहा था ताल, तो ताल में एक गाना था, इश्क बिना क्या जीना यार, इश्क बिना क्या मरना। तो उसमें मेल का पार्ट आता है सेकंड अंतरे में,
और हमने इनको बुलाया, रहमान साहब ने और मैंने, और ये रिकॉर्डिंग में आए। तो इनका एक अच्छी आदत है कि बहुत स्टडी करते हैं गाने को और बहुत क्विक स्टडी कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये गाना का एक्सप्रेशन आपको कैसे चाहिए, और मुझे अभी तक याद है, और मैंने इनसे कहा ये जो अंतरा है रफ़ी साहब की तरह गा दो यार, याद है? और ये बात मैंने बहुत से सिंगर्स को कही। मैं उस जमाने का हूँ जब रफ़ी साहब चले गए थे, और मैंने हर बार कोशिश की सिंगर्स को बताने की कि रफ़ी साहब का तरह गाइए, सभी तरह जो एक्सप्रेशंस हैं उनका कहीं से इंस्पिरेशन लीजिए। मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक मेरी दूसरी फिल्म थी विधाता, उसमें शम्मी कपूर का था हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है तक सब जो अनवर जी ने गाया। तकदीरों का। वो बना ही ऐसा था कि मुझे बार बार रफ़ी साहब याद आते थे, क्योंकि शम्मी जी के लिए गाना था इसी, और वो एक्सप्रेशन जो आए ही नहीं, मतलब मैं सोचता था, क्योंकि मेरी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। फिर इवन सॉन्ग लाइक हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, ये गाना सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते थे और कोई नहीं गा सकता था, पर वो नहीं गा सके, इसलिए हमने उनकी जो फॉलोअर्स थे, जो दूसरे बच्चे थे हमारे, उन्होंने भी अच्छा गाया, चाहे मोहम्मद अजीज़ थे और दूसरे सिंगर थे। लेकिन एक ही बात हमारे बात कान में जाके बोलता था, रफ़ी साहब, और वो समझ जाते थे। आप सोचिए कि मैं कितना बड़ा भगत रहा हूँगा रफ़ी साहब का। थैंक यू रफ़ी साहब। मुझे लगता है जो सुभाष जी बोल रहे हैं, रफ़ी साहब के प्रस्थान के बाद मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, मनहर उदास, एक पूरा एक परंपरा, हाँ अनवर जी, एक पूरी परंपरा है जो रफ़ी स्कूल ऑफ म्यूजिक। मेरे हिसाब से कम 18 मोहम्मद रफ़ी पैदा हुए उसके बाद। हमारा जो शो है रफ़ी साहब को याद करने का, आसमान से आया फरिश्ता, पर्दे पे आसमान से जो फरिश्ता उतरा था वो शर्मिला जी के लिए उतरा था, और शर्मिला जी पधार चुकी हैं, उनका बहुत स्वागत है, हम लोग बहुत आपका एहतराम करते हैं। शम्मी कपूर और शर्मिला जी के जितने सेंसुअस, जितने बेहतरीन गाने रफ़ी साहब और आशा जी ने गाए हैं वो आप सबको याद है, और मुझे लगता है कि ये ट्रिब्यूट और सार्थक हो रहा है कि हमारे सामने बैठ के शर्मिला जी सुन रही हैं। दीदी अनुराधा जी, मैं चाहूँगा कि जी, ओह माइक प्लीज, शर्मिला जी को माइक दीजिए। तो शर्मिला जी को प्लीज ताली बजाइए और उनको स्टेज पे बुलाइए। और मेरे ख्याल से शर्मिला जी को स्टेज पे बिठा, इससे बड़ा मौका क्या मिल सकता है? मैंने खुद हमें अच्छा लगेगा, आप बैठेंगे साथ में, आपको आना पड़ेगा, नहीं तो हम चारों आपके पास आएंगे। प्लीज जस्ट अ चेयर फॉर शर्मिला जी। आप चाहेंगी तो प्लेबैक अनुराधा जी गा देंगी आपके लिए। आप आइए, आप आएंगे तो Big hand for शर्मिला जी। सुन लेंगे। चेयर भेजेंगे आपको, वो लाइन तो जाना तो प्यार है तुमसे चाचा, तो देखिए इस बात की गारंटी, इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये मुझसे अच्छा गाएंगे। I'm part of the audience, huh? I'm perforce, but I had to come. Just pass. मैं चाहूंगा कि दीदी कुछ शुरू करें, उसके पहले आसमान से आया फरिश्ता कर दो। इसके लिए आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे Cha-cha, जाना, कहो प्यार है तुमसे। cha-cha-cha. क्या बात, इन्होंने जाया बोला के चले गए। शर्मिला जी, उस गाने के बनने का और जो भी आपका अनुभव है, जो भी आप एनेक्डोट यहाँ साझा करना चाहें। काफी साल पहले के है ना, इट वाज इन व्हाट कश्मीर की कली उससे भी पुराना है। 67 में, and Shami ji was coming in a helicopter, right? Huh? And he was wearing a dressing gown sort of a thing or a bathrobe, और काफी
I mean, women were not allowed to do that sort of thing, but you know, Kafi showing his thighs and legs and all that, and उनको बिल्कुल कोई रिहर्सल में कुछ करते थे और टेक में कुछ करते थे, और हम लोग वो क्या बोलते वो वाटर स्कीइंग कर रहे थे, एंड इट वाज इन अ मोटर लॉन्च, और वो हेलीकॉप्टर में, और एक हाथ में वो पकड़े हुए और एक हाथ, अभी जस्ट इमेजिन कैसे बैलेंस कर रहे थे, और एक जगह पे बिल्कुल बगैर रिहर्सल कुछ भी, ही जंप्ड onto the boat. The launch बिल्कुल, you know, it was moving, anything could have happened, and the helicopter guy also lost his balance, and it was quite risky, so Shamiji was Shamiji. It was such fun working with him, and working with Rafi Saab on, we did this with Shankar Jaikishan ji, and so I have to walk across the stage like that, and then and then he calls me, and then I have to sing with him, and then I was away from the mic, so they called me closer, ji bilkul, and then I had to sing with him, Rafi Saab. That you haven't, none of you have, right? I have worked with him on stage and sung with him on stage. Thank you. इस बारे में मैं बात करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था इनफैक्ट, कि शमी अंकल खुद ने कहा था ये कि हर रिकॉर्डिंग में, रफ़ी साहब की हर रिकॉर्डिंग में मैं रहता था, हर रिकॉर्डिंग में। ऐसा कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी कि मतलब अपना मिस होते थे, और वो बोलते थे कि रफ़ी साहब मैं यूँ करने वाला हूँ, तो उस हिसाब से रफ़ी साहब अपने अदाएँ दिखाते थे। एक गाने पे वो नहीं थे, वो शायद पेरिस में थे, पता नहीं कहाँ थे, तो ही वॉज नॉट फॉर दैट रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग जब हुई तब शूटिंग के टाइम पे इट वाज लाइक शमी अंकल वाज वेरी वेरी हैप्पी, बोले कि अरे ये तो मेरे हिसाब से बना हुआ है जो गाना। तो उन्होंने अब्बा को फ़ोन किया, डैड को फ़ोन किए और कहा कि अपने रफ़ी साहब गाना तो आपने वैसे गाया जो मैं चाहता था, ये कैसे किया आपने? तो उन्होंने कहा मुझे क्या करना था, मुझे पता चला कि ये शमी के ऊपर गाना होने वाला है, तो एक हाथ इधर फेंकेगा, एक हाथ उधर फेंकेगा, एक टांग इधर फेंकेगा, एक टांग उधर फेंकेगा, तो मैंने गा दिया, और वो गाना था आसमान से आया फरिश्ता, सेम सॉन्ग। यस, अगर आप रफ़ी साहब की क्वालिटी देखिए तो वो हर स्टार्स सिंगिंग, प्लेबैक सिंगिंग से पहले वो एक्टर का नाम पूछते थे कि पर्दे पे कौन गा रहे हैं। देवानंद गा रहे हैं, शमी साहब गा रहे हैं, और दिलीप साहब गा रहे हैं, सबके बारे में पूछते, और जॉनी वॉकर तक, और सिचुएशन क्या है, उसका डीपर मीनिंग क्या है, वो तो खैर हर सिंगर भी पूछता है, पर वो खासकर पूछते थे। इसीलिए अगर आप देखें तो उनकी जो वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस है, सिंगिंग है, वो एक्टर के हिसाब से इतनी मैच करती थी कि इतने 15 स्टार्स के लिए गाना एक ही सिंगर में, और ऐसा लगे कि वो स्टार ही गा रहा है, क्योंकि उनके बॉडी मूवमेंट जैसे मुद्राएं थी वो साथ में मिलती थी उनके साथ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मतलब ये एक बहुत ही सुंदर कोइंसिडेंट है कि शर्मिला जी हैं और सारे इतने बड़े दिग्गज हमारे समय के बात कर रहे हैं। शर्मिला जी का एक गाना है रफ़ी साहब का, ये रात फिर ना आएगी का, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, और इशारों इशारों में दिल लेने वाले कश्मीर की कली का तो जवाब नहीं है, और बहुत बाद में आके आराधना में गुनगुना रहे हैं भौरे खिल रही है कली कली। तो मुझे लगता है कि वो क्या बात थी, वो करिश्मा जो सेलुलाइट पे उतरता था और जो रफ़ी साहब करते थे। और शास्त्रीय संगीत, आपको राग देखना है, आपको हमीर सुनना है, मधुबन में राधिका नाचे रे, आपको कलावती सुनना है, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, आपको यमन कल्याण सुनना है, मन रे तो काहे नदीर धरे, आपको झंझोटी सुनना है, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, हर राग। और अगर आपको डुएट पे जाना है, मारू बिहाग सुनना है, तो तुम तो प्यार हो सजना, तो दरबारी रात में तेरी याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो आज बहुत बड़ी बात सुभाष जी ने कही, जो मैं हमेशा महसूस भी करता हूँ बायोग्राफीज करते, खासकर प्लेबैक सिंगर्स की, कि वो एक फिक्स मीटर में दूसरे की आवाज़ बन के गाना है। सिर्फ सुरैया, केएल सहगल, किशोर कुमार को ये मुहैया रहा कि वो पर्दे पे अपना गाना गाते थे, मतलब वो भी रिकॉर्ड होता था लेकिन खुद की आवाज़, बाकी दूसरों की आवाज़ और दूसरों का लिपसिंग,
पता नहीं कितनी सारी गायिकाओं के लिए आपको लिपसिंग करना पड़ा होगा। लता जी ने मुझे बताया था कि जब मैं शर्मिला जी के लिए गाती थी तो मैं ध्यान रखती थी कि वो किस तरह से होंठ खोलेंगी। जब नूतन के लिए गाती थी तो मैं उस तरह से ताल में जाती थी, उस तरह से सारे ऑक्टेव में जाती थी। मैं चाहूँगा कि उस रागदारी की दर्शना 2 मिनट 3 मिनट में आप दोनों लोग मिल के कर दें रफ़ी साहब के किसी खूबसूरत डुएट को। अंत में तो बाद में चलेंगे जब आप करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि सोनू भाई और Give a big hand, please. सागा पा दरा दरा आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत ने इतना न हमको सताओ, आवाज देके हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत ने इतना न हमको सताओ। बहुत धन्यवाद। शाहिद साहब, मैं जानना चाहूँगा, आपको बहुत अच्छे से याद भी होगा घर में उनका बिहेव म्यूजिक का, कि कैसे वो क्या रियाज करते थे, आप लोगों की कैसी दिनचर्या रहती थी। कोई ऐसा एनेक्डोट जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों से, जो आपको ये महसूस कराए। मैं दे रहा हूँ, इसके बाद माइक खाली हो जाएगा। तो जो आप यहाँ शेयर करना चाहें कि एक बेटा अपने फादर को, जो आपने बैठते ही कहा कि हमने कभी उनको द मोहम्मद रफ़ी की तरह नहीं देखा, एक वालिद के तौर पे देखा, एक सिंगर के तौर पे जब आप देखते थे तो वो क्या था? सिंगर के तौर पे तो वो तो बाद में कैसे मैंने घर बताया के सेंस में, जब घर के अंदर अपना डैड अपना अकेले जब बैठे रहते थे, ज़्यादातर वो अपने शाम के वक्त जब फ्री रहते थे तो ज़रा वेरांडा में अपना ये गार्डन के अंदर हमारे बंगले पे तो बैठे रहते, तो सिर्फ हमिंग करते रहते थे। गाना कभी गाते नहीं थे कि मतलब ये मैं गाना गा रहा हूँ कुछ। हाँ, ये ज़रूर था कि मतलब कभी कोई रिकॉर्डिंग से आते थे तो कोई मस्ती वाला गाना होता था तो बोलते थे कि अपना बच्चों को बुलाते थे, बोलते इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और बात भी ऐसे इधर आओ भी बोलते तो इतने शौक भी बोलते, कभी कभी सुनाई भी नहीं देता हम लोगों को कि अब्बा बोल क्या रहे हैं। तो खैर जब बुलाते थे तो हम लोग कहते थे, जैसे फॉर एग्जांपल वो गाना था अपना अंदाज का रे मामा रे, उसमें अपना अब्बा ने बोले नहीं हम तो गए बाजार में लेने को लड्डू या कुछ ऐसा, तो अपना बोले ये गाना आज मैंने गाया। तो उसमें जैसे हम बैठे रहते तो अपने मेरे नाम का भी गाना बना देते थे वो, हम तो गए बाजार में लेने को शायद वायद कुछ न मिला, पीछे पड़ा कुछ भी बना देते थे वो। तो हम लोग हंसते थे, वो यंग तो मस्ती मजाक। हाँ, ये था कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत अच्छी बात थी कि डैड ने व्हेन ही केम होम एंड बच्चों को उस वक्त अपना ही वाज वेरी एक्साइटेड, बोले कि यहाँ आज पता है तुम्हें आज मैं किसके साथ गाना गाया? आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। बिलीव मी, आई एम टेलिंग यू। एंड दैट टाइम डैड हिमसेल्फ इन हिज जॉनर, इन हिज मतलब उनकी अपने लाइन में ही वॉज अ सुपरस्टार डैड, बट ही सेड ही थॉट कि मतलब नहीं, मैंने आज एक सुपरस्टार के साथ गाना गाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमिताभ बच्चन के साथ में गाना गाया। तो हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग पूछ रहे थे, अच्छा डैड कैसे दिखता था वो, कितना लंबा था, कपड़े क्या पहना था, घड़ी क्या पहना था, हम लोग एंड ही इज इंटरेक्टिंग, बोले अरे उसने ये जूता पहना था, उसने ये पैंट पहनी थी, उसने ये घड़ी, आई मीन ही वाज जस्ट टॉकिंग दिस वे, मतलब इतना लाइक अ चाइल्ड एंड सी द मॉडेस्टी ऑफ माय फादर। आई मीन बिलीव मी, उनको खुद को महसूस नहीं कि वो कितने बड़े थे, वो उनको पता ही नहीं था कि मतलब मैं भी इतना बड़ा नहीं। He did not think that way। उनकी सोच ही नहीं थी ये।
बस मुझे गाना गाना है. He never used to socialize. Dad never used to socialize. वो अपने काम से मतलब रखते थे. काम खत्म हुआ सीधे घर पे आते थे. He was with his kids. बच्चों के साथ खेलना. And he was very, ये नहीं कि मतलब वो बच्चों में बच्चे बन जाते थे. He was like this. मतलब वो बच्चों में बच्चे बन जाते थे. कोई अगर फंक्शन भी होता था, कोई अपने फिल्म फंक्शन होता है, जैसे अवार्ड मिला कुछ ऐसा, तो वो ड्राइवर को बोलते थे रुको मैं आता हूँ. तो वो बैठे रहते थे. जैसे उनका नाम आता था, गए स्टेज पे और अवार्ड लेके सीधे वापस. Never used to sit down, listen to what is happening now. He used to come, sit in the car and come home straight away. वैसा शादी में जाते थे तो एक साइड से जाते थे, दूसरे साइड से निकल के गाड़ी में बैठ के फिर निकल जाते. He was that. He never used to socialize. The very humble, very soft spoken, very charitable person. In fact, अपने एक वर्ड बताऊं कि दयावान. रफी साहब ऐसे थे, ये नहीं कह रहा हूँ कि I mean, he was my उनकी father. दया के किस्से अभी मैं सुनाता हूँ कुछ. तो I mean, he was a great father, great father. Honestly. रफी साहब की जो बात आपने उठाई